वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। और हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया था पावर शेयरिंग के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है ना, ये पावर शेयरिंग का ही एक पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि पावर शेयरिंग किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में किया जाता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फेडरलिज्म, राइट। सो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्हाट इज़ फेडरलिज्म. Federalism, a system in which power is divided between a central authority and constituent units. Examples क्या है? India, USA and Australia. ये एग्जाम्पल समझने से पहले सिंपल फर्स्ट चैप्टर से तुम लोग चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कैसे ड्रॉ कर सकते हो? जैसे तुम लोगों को याद है, हम लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बना के हम लोगों ने फ्लेमिश और वालोनिया रीजन के बीच में पावर डिवाइड किया था। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पावर डिवाइडेड था। उसके साथ साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया गया था टू डिवाइड पावर। सो अल्टीमेटली इट वॉज ऑल अबाउट डिवाइडिंग पावर। सो दैट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म। तो बेल्जियम में फेडरलिज्म हुआ था कैसे? बाय डिवाइडिंग पावर अमॉन्ग द वालोनिया एंड फ्लेमिश रीजन, among the French speaking and the Dutch speaking people. तो वैसे ही पावर शेयरिंग को बोला जाता है फेडरलिज्म। मगर श्रीलंका का एग्जाम्पल थोड़ा याद करो। श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ। वहाँ पे सिन्हाली स्पीकिंग जो पॉपुलेशन था उसने कोशिश किया कि बाकी जो पॉपुलेशन से उनको डोमिनेट करना, और डोमिनेट करने के वजह से और वही कोशिश करने के वजह से वहाँ पे हुआ सिविल वार। सो दैट इज़ नॉट फेडरलिज्म। सो पावर जब भी किसी के हाथ में कंसेंट्रेटेड हो जाता है, किसी भी कम्युनिटी की ये कोशिश करता है कि वही बाकी कम्युनिटीज़ को डोमिनेट करेगा, तब जाके फेडरलिज्म नहीं होता है और उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स देख पाते हैं हम। मगर जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में पावर डिवाइड करते हैं हम प्रॉपरली, तब जाके हमें एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम मिलता है। और ये हम लोगों को समझ में आ गया था फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम में हम लोगों ने देखा था फेडरलिज्म, और श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था सेंट्रलिज्म। ठीक है, अच्छा, मैंने बोला था ना कि जो भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे वो सेकंड चैप्टर में हेल्प करेगा, ऐसे ही हेल्प करता है, समझे। अच्छा, अब देखो यूनिटरी वर्सेस फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी सिस्टम मतलब जहाँ पे पावर सेंट्रलाइज्ड एक अथॉरिटी के पास ही सिर्फ है। जैसे श्रीलंका, जैसे समझ लो आज इंडिया में अगर ऐसा रूल होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सब कुछ पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करता है, हर एक स्टेट में क्या होगा क्या नहीं होगा, हर एक गांव में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला डिसाइड करता है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। मगर इंडिया में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, उसके बाद पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ भी है। तो अल्टीमेटली पूरे देश को लेके डिसीजन ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर हर एक स्टेट को लेके डिसीजन ले सकता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे हर एक शहर को लेकर डिसीजन ले सकता है एक म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर उसके नीचे एक गांव को लेकर डिसीजन ले सकता है एक पंचायत। अब कौन कितना पावर का डिसीजन ले सकता है, किसके पास कितना पावर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मगर हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया में, सेंट्रल, ठीक है, उसके बाद स्टेट, ठीक है, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, इन सभी के पास पावर्स है, कोई भी ऐसे ही बैठा नहीं है। तो जब पावर ऐसे डिवाइडेड होता है तभी जाके हम उसको बोलते हैं एक फेडरल स्ट्रक्चर, जो हम लोग देख पाए थे बेल्जियम में, राइट, 1993 के बाद। रियल लाइफ कॉन्ट्रास्ट हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिया था कि बेल्जियम में फेडरल रिफॉर्म्स आए 1993 के बाद, मगर श्रीलंका में नहीं आया। तामिल की डिमांड्स को इग्नोर किया गया, और इग्नोर किया गया इसी के वजह से वहाँ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वार हुआ, ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, है ना। नाउ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के? फेडरलिज्म के ना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहला फीचर जो होता है वो है मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर क्या होता है, हर एक गवर्नमेंट के लेवल के पास एक यूनिक जुरिस्डिक्शन होता है। मतलब कौन सा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किस
हद तक लॉ बना सकता है, उसके पास क्या पावर है, कितना पावर है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के पास क्या पावर है, कितना पावर है, लोकल गवर्नमेंट यानी म्यूनिसिपैलिटी पंचायत के पास कितना पावर है, क्या पावर है, सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अच्छा, तीसरा क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, पंचायत के साथ, म्यूनिसिपैलिटी के साथ, अगर किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कोर्ट्स है। ठीक है, और भी कुछ फीचर्स है जो यहाँ पे लिखने का जगह नहीं मिला, मगर तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, जो तुम लोग नोट कर लेना और याद रखना। ठीक है, अच्छा कहाँ गया, हाँ, पहला एक और चीज़ जो तुम लोगों को याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फेडरल रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो भी लॉज है रिगार्डिंग फेडरलिज्म, वो कोई भी अकेला चेंज नहीं कर सकता। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मर्जी से वो रूल्स चेंज नहीं कर सकता, ना ही स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, ना ही पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी कर सकता है। ठीक है, अगर वहाँ के रूल्स को चेंज करना है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को हाँ बोलना पड़ेगा, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है, कैन नॉट बी unilaterally changed। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कोर्ट्स के पास ये पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। मतलब समझो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पर्टिकुलर वर्ड को लेके कन्फ्यूजन हुआ, जिस कन्फ्यूजन के वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट्स के पास पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर पाए और वो बता पाए कि क्या सही है क्या गलत। तो कोर्ट्स के पास पावर होता है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि हर एक जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, जैसे समझो कोई भी काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रोड बनाना है, या स्टेट गवर्नमेंट को किसी जगह पे कोई नया प्लांट बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, कोई भी काम करना है, तो सरकार को पैसा लगता है ना। अब सरकार तो खुद पैसा कमा नहीं पाता, तो सरकार को पैसा कमाता कैसे? पैसा कमाता है थ्रू टैक्स, है ना। अब ये जो टैक्स के थ्रू पैसा कमाता है, इसको इंश्योर करने के लिए हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए टैक्स मेंशन्ड है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सोर्स से क्या क्या टैक्स कलेक्ट कर पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन से सोर्स से क्या क्या टैक्स कलेक्ट कर पाएगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ पंचायत कहाँ से क्या क्या टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे, सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है, ताकि सभी के पास रेवेन्यू रिसोर्स रहे। तो रेवेन्यू रिसोर्सेज आर क्लियरली डिफाइंड। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स लेगा, कितना टैक्स लेगा, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स लेगा, म्यूनिसिपैलिटी पंचायत की इनकम कहाँ से होंगे, सब कुछ क्लियरली मेंशन है, ताकि किसी के भी बीच में कोई भी झगड़ा ना हो और सब इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि आज अगर ऐसा होता कि सारा टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, तो स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता। अब डिपेंडेंट हो जाने की वजह से क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को तुम ये करो और ऐसे ही करो, अगर नहीं करोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को वही करना पड़ता था। और ऐसा अगर होता तो फेडरलिज्म नहीं होता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अच्छा खासा पावर नहीं होता। अब इसीलिए ताकि सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास प्रॉपर पावर हो, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये रेवेन्यू का लॉ भी और रेवेन्यू का सिस्टम भी बनाया गया है इंडिया में। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं की प्रिंसिपल्स। रुको,
देखो फेडरल कंट्री का ना, फेडरलिज्म का दो मेन मोटिव होता है। एक होता है पूरे कंट्री का वेलबींग, स्टेबिलिटी और प्रॉपर गवर्नेंस मेंटेन करना, ठीक है, गवर्नेंस मेंटेन करना, ये एक एम होता है। दूसरा होता है रीजियनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना। मतलब आज हर एक स्टेट में, हर एक गांव में, हर एक शहर में कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है, हर जगह के लोग डिफरेंट है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में स्पेशली, तो हर एक जगह पे जो रीजियनल लोग हैं वहाँ के लोगों का खुद का जो प्रॉब्लम है उसको एकोमोडेट करने के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट बनाए गए हैं। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा ना, तो किसी भी स्टेट के जो यूनिक प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से ये स्टेट गवर्नमेंट्स बनाए गए। उसके नीचे गांव में पंचायत या शहर में म्यूनिसिपैलिटी बनाने का रीज़न भी यही था कि हर एक शहर में लोगों का प्रॉब्लम डिफरेंट है, हर एक गांव में लोगों का प्रॉब्लम डिफरेंट है। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही इतने सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए। तो एक तो है कि इतने सारे गवर्नमेंट्स बनाने के वजह से पूरे देश को बहुत ही ईजीली गवर्न कर पाते हैं हम लोग। दूसरा है कि देश में जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और ये पूरा जो फेडरलिज्म कंसेप्ट है वो बना है किसके ऊपर? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। मतलब हर कोई इस सिस्टम पे ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर ट्रस्ट करता है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो भी जैसे भी चल रहा है ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ये गारंटी है, इसीलिए सबके ऊपर विश्वास रखते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट रखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होता है फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। और एक और चीज़ है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर की। समझो हम सब लोग, ठीक है, सब लोग हमने ये एग्री किया है इंडिया में कि हम सब लोग एक साथ रहेंगे। क्योंकि हम सब लोगों ने एग्री किया है कि हम सब लोग एक साथ रहेंगे तभी जाके हम एक साथ रह पा रहे हैं। आज अगर कोई भी स्टेट के लोग बोले कि हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे तो दंगा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं है ज़्यादा बड़े लेवल पे। क्यों? क्योंकि लोग रहना चाहते हैं एक साथ। तो एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हम लोगों का टाइप्स ऑफ फेडरेशन, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू सून।